नमस्कार, पक्ष विपक्ष में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रविंद्र सिंह। इस समय कांग्रेस के अंदर जो अध्यक्ष पद को लेकर घमासान चल रहा है वो रोचक मोड़ पर है। दरअसल कांग्रेस अध्यक्ष पद चुनाव में एक नया ट्विस्ट आ गया है। पार्टी के महासचिव दिग्विजय सिंह ने भी चुनाव लड़ने के संकेत दिए हैं। भारत जोड़ो यात्रा में शामिल दिग्विजय सिंह आज कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात करने दिल्ली पहुंचे। वहीं राहुल गांधी ने कांग्रेस अध्यक्ष पद को वैचारिक बताकर एक व्यक्ति एक पद के सिद्धांत पर मोहर लगा दी, जिसके बाद अशोक गहलोत के दोनों पद संभालने की हसरतों पर पानी फिर गया और सुर बदल गए। वहीं राहुल गांधी के साफ इनकार के बाद अब अध्यक्ष पद चुनाव के संभावित उम्मीदवारों में कमलनाथ, मनीष तिवारी और मल्लिकार्जुन खड़गे जैसे कई नेताओं के नाम सामने आ रहे हैं। राहुल गांधी रिलॉन्च प्रोग्राम के तहत भारत जोड़ो यात्रा के संयोजक दिग्विजय सिंह भी बहती गंगा में हाथ धोने की तैयारी में है। खबर आ रही है कि दिग्विजय सिंह ने पार्टी अध्यक्ष पद के चुनाव में उतरने की संभावनाओं से इंकार नहीं किया है, लेकिन यात्रा बीच में छोड़कर दिल्ली आए दिग्विजय सिंह ने कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी से मुलाकात की। हालांकि चुनाव लड़ने के सवाल को वो टाल गए। क्यों आप ऐसी बात क्यों करते हैं? हर 5वें साल चुनाव होता है। नॉन गांधी अध्यक्ष की बात क्यों? किसने रोका था चुनाव लड़ने से? नॉन गांधी को चुनाव लड़ने से किसी ने रोका था क्या? फिर खबरों की माने तो दिग्विजय सिंह ने ये कहा था कि अगर गांधी परिवार चुनाव नहीं लड़ता है तो मैं चुनाव लड़ने के लिए स्वतंत्र हूँ। शशि थरूर ने भी हाल ही में सोनिया से मुलाकात की थी और केंद्रीय चुनाव समिति के सदस्यों से जाकर बात भी की थी। वहीं अशोक गहलोत को गांधी परिवार की पसंद समझा जा रहा है, लेकिन गहलोत राजस्थान के मुख्यमंत्री पद को छोड़ने के लिए तैयार नजर नहीं आ रहे हैं। अशोक गहलोत के दूर विरोधी सचिन पायलट ने एक व्यक्ति एक पद के सिद्धांत को उठाकर उनके लिए मुश्किल खड़ी कर दी है। वहीं राहुल गांधी ने भी कांग्रेस अध्यक्ष पद की गरिमा याद दिलाते हुए गहलोत को नसीहत दे डाली है। The Congress President is not just an organizational post. The Congress President is a ideological post. It is a belief system. So my advice would be that whoever becomes Congress President should remember that he represents a set of ideas. He represents a belief system. And he represents a vision of India. दिग्विजय सिंह ने भी कहा है कि पार्टी में एक व्यक्ति एक पद का सिद्धांत पहले से लागू है। भूमिका क्या रहेगी? बहुत अच्छा इम्पैक्ट रहेगा। भूमिका क्या रहेगी? किनकी? गांधी परिवार की भूमिका क्या रहेगी? जो अभी तक रही है, सेवा की। दरअसल अशोक गहलोत ने भी एक दिन पहले सोनिया गांधी से मुलाकात की थी और ये मुलाकात करीब 2 घंटे चली। ऐसा माना जा रहा है कि सोनिया गांधी अशोक गहलोत के सीएम पद पर बने रहने की बात सुनकर खुश नहीं है, लिहाजा अब अशोक गहलोत के तेवर और सुर बदले हुए नजर आ रहे हैं। अभी हम आए हैं, राहुल गांधी जी से रिक्वेस्ट करेंगे कि जब तमाम प्रदेश कांग्रेस कमेटियां प्रस्ताव पास कर रही है कि आपको कांग्रेस अध्यक्ष बनना चाहिए, इसके मायने होते हैं जब चुनाव प्रक्रिया शुरू हो रही है तब भी अधिकांश प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने प्रस्ताव पास कर दिया है। राजस्थान में भी प्रस्ताव पास, हमारे प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जी खड़े हैं दोतासा जी, कि सब दिल से चाहते हैं कि राहुल गांधी कांग्रेस अध्यक्ष बने। दिग्विजय के दावों को चुनौती के रूप में देखा जा रहा है। सवाल ये है कि जब अशोक गहलोत को गांधी परिवार का अघोषित प्रत्याशी माना जा रहा है तो दिग्विजय सिंह ने 30 तारीख तक के इंतजार की बात कहकर कहानी में ट्विस्ट कैसे पैदा कर दिया है। 30 सितंबर कांग्रेस अध्यक्ष पद के नामांकन की आखिरी तारीख है। अगर दिग्विजय मैदान में उतरते हैं तो पार्टी में नए सिरे से सत्ता संघर्ष शुरू होने का अंदेशा है। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। तो अध्यक्ष पद को लेकर काफी गहमा गहमी, हर किसी की नजर टिकी है भाई कांग्रेस में होने वाला क्या है। लेकिन दिग्विजय सिंह जैसे ही आए एंट्री की, चीजें पलटती नजर आ रही। मायने क्या निकाले जाएं? 30 सितंबर तक इंतजार कीजिए तो क्या कुछ होने वाला है कांग्रेस में, इस पर चर्चा करेंगे। 2 खास मेहमान हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हैं। राजेश सिंह, नेता भारतीय जनता पार्टी, और रत्नेश मिश्रा, प्रवक्ता कांग्रेस, हमारे साथ जुड़े। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और रत्नेश मिश्रा जी,
क्या चल रहा है? ये जो एंट्री मिली है दिग्विजय सिंह की, इसने तो बहुत सारे रहस्य उजागर कर दिए हैं, सस्पेंस क्रिएट कर दिया है। 30 सितंबर तक ऐसा क्या होने वाला है? देखिए, कोई भी सस्पेंस नहीं है और यहाँ पर देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर चुनाव लड़ने के लिए सभी स्वतंत्र हैं और जैसे ही सबको मौका मिल रहा है और उनको लग रहा है कि हाँ मैं भी चुनाव लड़ सकता हूँ, मैं भी अध्यक्ष बन सकता हूँ, तो धीरे धीरे करके लोग आगे आ रहे हैं। और जैसा कि आप सब भी जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता और प्रत्येक नेता की आदरणीय राहुल गांधी जी में और सोनिया जी में निष्ठा है और हम उन्हें अपना नेता मानते हैं, लेकिन उन्होंने जिस तरह से ये कह दिया है कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, उसके बाद लोग सामने निकल कर आ रहे हैं। और अभी तो आपने केवल 4 लोगों का नाम सुना, हो सकता है 30 तारीख तक 6-7 हो जाए, 8-10 भी हो सकते हैं। नहीं, अभी तो कमलनाथ जी, मनीष तिवारी, मल्लिकार्जुन खड़गे, इनके भी नाम सामने आ रहे हैं ना कहीं ना कहीं, भले ही अभी एंट्री नहीं हो पाई हो। देखिए, नाम सामने आना और सामने आकर मीडिया में कहना कि हाँ मैं भी चुनाव लड़ना चाहता हूँ, दोनों चीजें अलग अलग होती हैं। इन लोगों के नाम बस कयास में चल रहे हैं, जबकि दिग्विजय सिंह जी, अशोक गहलोत जी और शशि थरूर जी का नाम आ चुका है और ये लोग मीडिया में भी कह चुके हैं कि हम चुनाव लड़ना चाहते हैं। तो आगे और भी लोग आएंगे और ये देखना दिलचस्प होगा कि कांग्रेस की राज्य कमेटियां किसको राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर नियुक्त करती हैं, किसका निर्वाचन करती हैं। और देखिए, जैसा कि राहुल जी ने आज अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि ये कोई ऑर्गेनाइजेशनल पोस्ट नहीं है, एक आइडियोलॉजिकल पोस्ट है। कांग्रेस का अध्यक्ष स्वयं भारत में उदारवादी राजनीति का एक तरह से झंडा बरदार। तो गहलोत तो इस बात को कह रहे हैं, जो अगर आइडियोलॉजी है तो इसमें तो फिर राहुल गांधी क्यों नहीं आ रहे हैं? प्रस्ताव तक राज्य कमेटियां पास कर रही हैं। देखिए, ये राहुल गांधी जी का व्यक्तिगत निर्णय है कि वो चुनाव नहीं लड़ना चाहते और अगर किसी ने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया तो उसे जबरदस्ती चुनाव थोड़ी ना लड़वाए। मतलब चुनाव लड़े ना लड़े, लेकिन जो कमान है वो गांधी परिवार के हाथ में रही है। नहीं, देखिए, ऐसा ना तो किसी राजनीतिक दल में होता था, वो पहले भी देश की सेवा करते थे, अगले जब वो अध्यक्ष नहीं रहेंगे तब भी देश की सेवा करेंगे। एक हमारा मंत्र था देश को आगे ले जाना, राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया को बढ़ाना और उसके लिए गांधी परिवार सदैव काम करता रहेगा। राजेश जी, क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से देख रहे हैं इस पूरे अध्यक्ष के चुनाव को? देखिए रविंद्र जी, ये कांग्रेस का निजी मामला है, लेकिन जिस तरीके से घमासान कांग्रेस में मचा हुआ है, इनके सारे जितने भी नेता हैं इनको छोड़ करके जा रहे हैं। और पिछले साल जब घमासान मचा था तो उदयपुर में मीडिया के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से पता चला कि कांग्रेस में चुनाव किया जाएगा और परिवर्तन होगा कांग्रेस में। लेकिन अब जब फिर से ये मीडिया में चल रहा है कि अब कांग्रेस में चुनाव की जो प्रक्रिया है उसमें कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। और अभी राहुल जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया कि एक पद एक व्यक्ति, और ये संगठन नहीं विचारधारा की पार्टी है। ठीक। तो कांग्रेस की विचारधारा तो सभी जानते हैं कि इनकी विचारधारा किस प्रकार की है, किस प्रकार ये लोग पीएफआई को सपोर्ट करते हैं और किस प्रकार जो देश विरोधी तत्व है उनके साथ कैसे लोग खड़े हो जाते हैं, ये विचारधारा तो सब जानते हैं। ठीक। चलिए, इन्होंने स्पष्ट कर दिया कि ये संगठन नहीं एक विचारधारा है, लेकिन उसी विचारधारा में इनके नेताओं की विचारधारा अलग अलग है। सचिन पायलट जी कह रहे हैं बीजेपी में ऐसा है, एक व्यक्ति एक पद। बीजेपी में तो पूरा लोकतंत्र है, हम अभी बीजेपी पे आते हैं, आपको बता रहे हैं बीजेपी के विषय में। लेकिन सचिन पायलट जी कहते हैं कि कांग्रेस में जो होता है वो दिखता नहीं और जो दिखता है वो होता नहीं। ठीक। और एक पद एक व्यक्ति की बात जो ये कर रहे हैं, तो अभी सचिन पायलट जी उप मुख्यमंत्री भी हैं, प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, तो दो पद तो वो सचिन पायलट जी भी संभाल रहे हैं। ठीक। और अशोक गहलोत जी कह रहे हैं कि नहीं हम मुख्यमंत्री भी रहेंगे और राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहेंगे। तो इन कांग्रेस तो ये कहती है कि बीजेपी में लोकतंत्र नहीं है, कांग्रेस में तो लोकतंत्र बरकरार है, तभी चुनाव होते हैं। आपके यहाँ तो वो कह रहे चुनाव ही नहीं होते। अरे रविंद्र जी, भारतीय जनता पार्टी को ये लोग वहां तक पहुंचने में इनको अभी तो
मतलब एहुम ने 1885 में इनकी पार्टी को बनाया, लेकिन अभी ये कई एहुम आएंगे तब वो भारतीय जनता पार्टी के लोकतंत्र के साथ जो है अपनी तुलना कर सकते हैं। ठीक है। हमारे यहाँ बूथ स्तर से लेकर के राष्ट्रीय स्तर तक का संगठन है। रत्नेश जी सुन रहे हैं आप? जिला इकाई मतलब पूरा पैटर्न बता रहे हैं कि क्या अंतर है कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में। जी जी। और जिनको आप सपोर्ट करते हैं, किसी खास दल को सपोर्ट करने की भी उन्होंने बात करी, निशाना किधर है आप खुद समझते हैं? देखिए, तो आपकी विचारधारा पे चोट पहुंचाई उन्होंने कि गांधी विचारधारा नहीं है। उनकी निगाहें कहीं और होती है, निशाना कहीं और होता है। अगर आपका भारतीय जनता पार्टी का सवाल तो है, मैं बोलूं, हमको पूरी बात कर लेना चाहिए। नहीं, रिक्वेस्ट है, आदेश क्यों करेंगे, रिक्वेस्ट है हमको। हाँ, अतिथि देवो भव, बोलिए। जी जी ठीक है। देखिए, जहां तक बात है भारतीय जनता पार्टी की, तो देखिए ये खुद कश्मीर में किसके साथ इन्होंने गठबंधन किया था, ठीक है। और अभी एक कोई अभी हमारी पूरी बात नहीं हुई रविंद्र जी, टेरर फंडिंग के लिए किया गया था और उसके एमडी के साथ रत्नेश जी अपनी बात पूरी करना चाह रहे हैं, जरा सुन लें उनको पूरा। जी ठीक है। देखिए, जहां तक रत्नेश जी आ रहे हैं, रत्नेश जी एक मिनट। हाँ राजेश, जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, हाँ, सबसे पहले हमारे यहाँ जिला इकाई का गठन होता है। हाँ। जब उसके 2/3 सदस्य बन नहीं, जाते आपने हैं, उन पर उसके बाद पीएफआई के प्रदेश साथ इकाई- बताया तो उन्होंने कहा पीडीएफ के साथ आपने भी तो गठबंधन किया था, तो आपकी विचारधारा क्या है? तो आप भी तो दोहरा मानते हैं मापदंड कि अपना रहे हैं ना। जी जी जी। तो मतलब ये मानते हैं कि पीडीएफ भी एक आतंकवादी संस्था है, ये भी देश में दंगा फसाद और अशांति फैलाने का काम करता है, ये इस बात को मान रहे हैं? रत्नेश जी जवाब दीजिए। देखिए, मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता होते हैं वो शायद अपने सांसदों के द्वारा जो प्रश्न उठाए जाते हैं संसद में, लोकसभा में और राज्यसभा में, और उन पर इनकी पार्टी के सरकार के जो मंत्रियों के जवाब आते हैं उसको ध्यान से सुनते नहीं। देखिए, पीएफआई को बैन क्यों नहीं किया जा रहा और कब तक किया जाएगा, ये प्रश्न इनके भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष, जो भी क्या नाम है उनका तो मैं नाम भी भूल गया, कौन से कोई कर्नाटका के बेंगलोर वगैरह से सांसद हैं, अगर आपको नाम याद हो तो बताइएगा। तो नाम बता दीजिए अगर याद आ रहा हो आपको तो। हाँ ठीक है, बोलिए, आप बोलिए, बात रखिए पूरी। ठीक है। तो उन्होंने लोकसभा में एक मुद्दा उठाया था कि पीएफआई को सरकार कब बैन करेगी, क्योंकि लगातार वो देश विरोधी गतिविधियों में संलिप्त पाए जाते हैं। तो माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने जवाब दिया था कि अभी सरकार के पास ऐसा कोई इनपुट नहीं आया है जिससे कि क्या कहते हैं पीएफआई के खिलाफ ऐसा कोई चार्ज लगाया जा सके कि वो राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में संलिप्त है। तो या तो भाजपा के प्रवक्ता टीवी पर बैठकर झूठ बोलते हैं, अनर्गल प्रलाप करते हैं, या तो इनके गृह मंत्री जी सदन में झूठ बोलते हैं, क्योंकि दोनों लोगों के जवाब में और इनके प्रश्न में बड़ा विरोधाभास है। तो अब आप डिसाइड कर लीजिए कि एक नागरिक होने के नाते मैं अपने देश के गृह मंत्री के दिए गए स्टेटमेंट को जो उसने सदन में दिया है उसको सही मानूं या भाजपा के प्रवक्ताओं द्वारा टीवी पर दिए गए बयानों को सही मानूं। आरोप प्रत्यारोप का दौर भी लगातार जारी है और जो आरोप लगाया उसके सवाल के जवाब के बाद वापस हम अपने विषय पर लौट आएंगे। राजेश जी जवाब दीजिए रत्नेश जी के आरोपों का। देखिए, किसी भी बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश करना कांग्रेस की ये नीति रही है। अमित शाह जी ने पार्लियामेंट में कहा था कि अपराध और पीएफआई की गतिविधियों को लेकर के वो जांच चल रही है, सरकारी एजेंसियां अपना काम कर रही हैं। बिना जांच किए हम किसी पे कार्रवाई नहीं कर सकते, बिना जांच किए कार्रवाई करें तब भी उनको दिक्कत होती है, तो बिना जांच के तो सरकार काम नहीं करेगी। तो वही तो कह रहे हैं, जांच पूरी नहीं हुई तो अपराध कैसे घोषित कर देंगे? जी जी। टेरर फंडिंग जो हो रही है उस पे जीरो टॉलरेंस की नीति पे सरकार काम कर रही है। रत्नेश यही तो कह रहे हैं कि अगर जांच ही नहीं पूरी हुई, कि चीजें साबित नहीं हुई, तो कैसे सवाल खड़े कर सकते हैं आप? नहीं, सवाल खड़े नहीं, इसीलिए तो जांच का विषय, पहले जांच होता है, कुछ सबूत मिलते हैं सरकारी एजेंसियों को, उसके बाद छापे मारे जाते हैं, उसमें जो लोग संलिप्त हैं उनको बुलाया जाता है, पूछा जाता है। आपको भी मालूम है ये सरकारी एजेंसियां जितनी होती है ये संवैधानिक कार्रवाई होती है, उसका प्रोसेसिंग होता है, इस प्रोसेस में सरकार काम करती है और सरकारी एजेंसियां जो ईडी है लेकिन बिना काम अपना कर रही है। बिना सबूतों के किसी को अपराधी घोषित कर दीजिए। अपराधी कहाँ भी घोषित किए हैं? तो फिर रत्नेश जी का आरोप लगा रहे थे ना आप कि इनके गठबंधन है, इनका सहयोग है, किससे सहयोग लेते हैं, इनकी विचारधारा, सब पे तो आरोप लगा दिया आपने।
हाँ, कांग्रेस भाई, ये तो हम कांग्रेस की नीति पे सवाल उठा रहे हैं कि कांग्रेस ये कह रही है कि ये विचारधारा की पार्टी है, कोई संगठन नहीं है। आ रहे तो हम इनके विचार पे आरोप लगा रहे हैं। इनकी जो विचारधारा है वो विचारधारा तो पूरा देश देख रहा है। हाँ, तो कांग्रेस जब बात करती है कि लोकतंत्र है, चुनाव उसके यहाँ होता है, तब अध्यक्ष तय किया जाता है, तो आपके यहाँ भी इस तरह का लोकतंत्र है क्या? उसको जरा समझा दीजिए संक्षेप में। बिल्कुल है, हमारे यहाँ लोकतंत्र भी है, हमारे यहाँ विचारधारा भी है। और उस पर मोहर कौन लगाता है? रविंद्र जी, ठीक, पूरी बात सुनिए। ठीक है रत्नेश जी। भाजपा के प्रवक्ता मुझे इतना बता दें कि भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के लिए न्यूनतम कितने वर्षों तक भारतीय जनता पार्टी में कार्य करना आवश्यक है? देखिए, इस बात का जवाब दे दीजिए। अरे कितने वर्षों तक काम करना आवश्यक है? ये बताइए कि कांग्रेस के राहुल गांधी कितने वर्ष तक कांग्रेस में काम किए थे? राजीव गांधी जी कितने वर्ष तक काम किए थे? नहीं, सवाल का जवाब दे दीजिए, वो जवाब मांग रहे हैं। राजीव गांधी जी को राष्ट्रीय महासचिव बना दिया गया, कितने दिन तक काम किए थे? बात छोड़ दीजिए, राहुल गांधी जी कितने दिन तक काम किए थे? रविंद्र जी, बताइए ना, कितने दिन काम किए थे? राहुल गांधी राजेश जी के कारण उनको कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया। राजेश जी, अब बताइए ना। राजेश जी, वो कांग्रेस ठीक है, कांग्रेस वाली बात ठीक है, आप अगर कांग्रेस कह रहे हैं, वो तो कह रहे हैं कि वो अपनी बात का जवाब दे रहे हैं, लेकिन उन्होंने जो सवाल किया उसका जवाब दे दीजिए। देखिए, अब तक कितने वर्ष तक ये बता दीजिए कि न्यूनतम कितने वर्षों तक वो भारतीय जनता पार्टी में सक्रिय सदस्य के रूप में कार्य कर चुका? 14 गांधी परिवार से है, एक परिवार की अरे पार्टी। गांधी परिवार को हटाइए, किनारे कीजिए। आप बताइए कि भारतीय जनता पार्टी में राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के लिए न्यूनतम कितने वर्षों तक भारतीय जनता पार्टी के सक्रिय सदस्य के रूप में कार्य करना आवश्यक है? अरे भाई, इतना वर्ष बता भारतीय दीजिए। जनता पार्टी के रविंद्र जी, जितने भी अध्यक्ष, रविंद्र जी, इनको यही नहीं पता है कि इनकी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के लिए न्यूनतम कांग्रेस में कितने वर्ष, न्यूनतम भारतीय जनता पार्टी में कितने वर्षों तक सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में कार्य करना होता है? हमने चुनाव पर सवाल इसलिए पूछा है, हमने चुनाव पर सवाल इसलिए प्रक्रिया पूछी है। उन्होंने कांग्रेस में कितने दिन तक काम किए थे? और मैं आपको सुनिए, इनकी प्रक्रिया बताता हूं। स्वर्गीय राजीव जी से लेकिन कांग्रेस में कितने एक पद एक व्यक्ति का सिर्फ नारा ही दिया जाता है, एक पद एक व्यक्ति की सिर्फ बात की जाती है। अब तो दोनों पार्टियों की बात कर रहे हैं। रत्नेश जी, आप भी जवाब दे दीजिए जो वो सवाल पूछ रहे हैं। सुनिए रविंद्र जी, हमारे यहाँ जो जून में जो हमने चिंतन शिविर लगाया था, उसमें हमने कहा था कि हमारे यहाँ एक पद एक व्यक्ति एक पद होगा, वो उसे हम लागू कर रहे हैं और नए अध्यक्ष। लेकिन कमान किसके हाथ में रहेगी? कमान किसके हाथ में रहेगी? इन द एंड देखें तो कमान किसके हाथ में रहेगी? जो राष्ट्रीय अध्यक्ष होगा उसके हाथ में कमान होगी रविंद्र जी। और किसके कहाँ हाथ में है भाई? होगी? एक पद एक व्यक्ति, एक व्यक्ति की बात कर रहे हैं। अभी शशि थरूर वर्सेस गहलोत की बात हो रही थी, दिग्विजय सिंह बीच में एंट्री कर गए हैं। अगर दिग्विजय सिंह उतर जाते हैं तो फिर दिग्विजय सिंह तो सीधा सीधा नुकसान कर देंगे कांग्रेस का, वो तो वोट बैंक की राजनीति पे उतर आएंगे। रविंद्र आप भारत जोड़ो की बात कर रहे हैं, वो कांग्रेस तोड़ो की बात कर रहे हैं। अरे रविंद्र जी, मेरा जवाब सुन लीजिए। देखिए रविंद्र जी, अभी जब भारतीय जनता पार्टी को अपना उत्तर प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त करना था तो तमाम सारे लोग दिल्ली गए थे। ठीक, उसमें स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी बयान दिया कि सरकार संगठन सरकार से बड़ा होता है। ठीक, उसके बाद विनोद सोनकर का भी नाम चल रहा था। ठीक, श्रीकांत शर्मा का भी नाम चल रहा था। तो इन सभी नामों पर विचार किया जा रहा था ना भारतीय जनता पार्टी में। तो क्या आप कह देंगे कि लेकिन गहलोत जी फिर इतना घबरा क्यों रहा है? अगर ऐसे में तो उनके सामने दिक्कतें आ जाएंगी। और वो तो जिस तरह के बयान दे रहे हैं, गहलोत जी कह रहे हैं कि भाई सीएम वही बनेगा जो सरकार बना सके। देखिए रविंद्र जी, देखिए वो तो सदन में सिद्ध होगा ना कि सरकार कौन बना सकता है। वो मीडिया में बयानबाजी देख के थोड़ी होगा। और दूसरी बात, मैं राजेश सिंह जी को बता देता हूं कि वो अपनी पार्टी का थोड़ा सा संविधान पढ़ें। भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के लिए आपको भारतीय जनता पार्टी में कम से कम 15 वर्षों तक सक्रिय सदस्य के रूप में कार्य करना होता है। ठीक है राजेश जी, आपने उनकी विचारधारा पर सवाल खड़े किए, उन्होंने आपके संविधान को कहा कि एक बार कम से कम पढ़ लीजिए। ठीक है, और सुनिए, अगर आपने 15 वर्षों तक अगर आपने कार्य नहीं किया है तो आप राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बन सकते। दूसरी बात रविंद्र जी, मैं आपको बताता हूँ, इनके यहाँ जो राष्ट्रीय संगठन महामंत्री होते हैं, जो प्रदेश संगठन महामंत्री होते हैं, वो केवल वही व्यक्ति बनाया जाता है जो कभी किसी समय काल में संघ का प्रचारक रहा हो। यदि व्यक्ति संघ का प्रचारक नहीं रहा है तो मैं वही तो कह रहा हूँ कि आखिरी मोहर कहाँ से लगती है? आपकी तरफ से गांधी परिवार में लगती है और राजेश जी आपकी तरफ से संघ परिवार की तरफ से लगती है। वो आप जवाब ले लें, समय कम है।
रत्न जी जवाब दे लें, समय कम है, जल्दी जवाब दे इनको दीजिए। अपनी ही पार्टी का संविधान नहीं पता, इनको इनकी पार्टी का संविधान कांग्रेस का प्रवक्ता नहीं, उन्हें इनको पता बता हो सकता है, पता हो, जवाब देने से बच रहे हो। राजेश जी। देखिए अगर आप अपने पार्टी का संविधान पढ़ लिए होते, नहीं ये बताइए ना, मोहर कांग्रेस कहाँ नहीं से हुई लगती है? होती। अरे भाई, और कहाँ से मेरी लगती पार्टी का अरे संविधान जवाब मुझे दे दीजिए बताना चाहिए तो आप अपने पार्टी का संविधान पढ़िए, कैसे होता आपको है? अपने पार्टी का संविधान मालूम है? हमारे यहाँ आपका अध्यक्ष का ब्लॉक- चुनाव कैसे होता है मैं आपको आपका बता देता ब्लॉक हूँ। समिति है नहीं, आपका जिला समिति है नहीं, आपका कोई जमीन पे कोई भी न तो कार्यकर्ता है और न ही अच्छा, संगठन सवाल है। का जवाब तो ब्लॉक से दीजिए, लेकर समय खत्म के, हो गया। जिला से लेकर सवाल के, का जवाब राज्य दे से लेकर दीजिए। के आपका संगठन समाप्त ठीक हो है। चुका देवेंद्र जी, और आप इनके ठीक है, समय जवाब खत्म हो गया, देंगे। समय खत्म हो गया। आप दोनों ही भाई, सवालों से हाँ। बचना चाह रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। असली सवाल यही है, कमान किसके हाथ में रहेगी? कांग्रेस आरोप लगा रही है कि जितनी भी मोहर लगाई जाती है अध्यक्ष पद को लेकर भारतीय जनता पार्टी में, वो आरएसएस मोहर लगाता है, और भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि जितनी मोहर कांग्रेस में लगाई जाती है उसकी सारी कमान, उसका जो रिमोट कंट्रोल है वो कांग्रेस के हाथ में रहता है, गांधी परिवार के हाथ में रहता है। यही तो है। अब देखना यह होगा कि दिग्विजय सिंह की एंट्री के बाद क्या होता है कांग्रेस में, क्योंकि मुकाबला दिलचस्प है। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।